प्रायोरिटी लेने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है, जिसको आजकल हम लोग के सामान्य नागरिक से लिखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही है कि हम लेके आएंगे। ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा था मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूँ कि वहाँ महिलाओं की हालत घर के अंदर बंद है तो समाज कैसे प्रगति करेगा। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का दौर था, उन्होंने नेहरू जी से जो प्रधानमंत्री थे खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद में और अम्बेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था, उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अम्बेडकर जी का विचार, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने इतना साथ नहीं दिया। ठीक बात है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी। 1942 से 46 तक जब स्वाधीनता संग्राम एकदम चरम स्तर पर था, वो वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे या श्रम विभाग के प्रमुख थे। आज हम कहते हैं कि भारत में जो श्रम सुधार है, श्रम सुधार का मतलब किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखेंगे तो कम से कम इतना वेतन देना ही होगा। न्यूनतम वेतन बोलते हैं, मिनिमम वेजेस बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो तो उसको कितना पैसा मिलता है एक साथ। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है उसको अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए, ओवर टाइम की पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारे श्रम सुधार जिस व्यक्ति ने किए हैं भारत में वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति एहसानमंद होना केवल दलितों की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी केवल दलित समाज की नहीं है, देश की सारी महिलाओं की भी है, देश के सारे मजदूरों और नौकरी करने वालों की भी है। इन सबके प्रति सब ठीक है ना, इन सबके प्रति डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका ऐसी है कि हम उसको भूल नहीं सकते। अंतिम बात, आपकी स्थिति को देखते हुए जल्दी खत्म करते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना है उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्ति से सीखा है, बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। जीवन में अम्बेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूँ, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिससे हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अम्बेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है,
बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दबाता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं होता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण को डॉक्टर अम्बेडकर हैं। आपके समाज के पास ना उतना पैसा है, ना उतनी जमीन है, ना उतनी संपत्ति है, ना उतना रसूख है, ना उतनी पॉलिटिकल ताकत है। जिन समुदायों, जिन परिवारों के पास ये सब नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ना एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, तालीम। और सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि अच्छी पढ़ाई, अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच सकते हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेस उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। दूसरी बात, मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, दृष्टि नाम की संस्था हमारी है, और हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो SC ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूँ। उनको आरक्षण मिलता है, वो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, और IAS IPS बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं, और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहाँ एक्सेप्ट करवा रहे किसी तरह से, ऐसी उधेड़ में लग जाती है। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात, उसमें कोई कोताही करने में नहीं चाहिए।